हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। मैं हूं भूमिका चौहान। आज करेंगे हमारा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक ऐसी स्टोरी है जो अनीस जंग ने लिखी है। कहानी के अंदर ही दो कहानियां हैं, दो अलग अलग हीरो हैं, एक है साहिब और दूसरा है मुकेश। आज की इस लेसन के अंदर या क्लास के अंदर हम बात करेंगे साहिब के बारे में। दो कहानियां हैं, मैंने जैसा कि बोला, एक साहिब की और मुकेश की। तो आज हम केवल साहिब की कहानी के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसकी पूरी स्टोरी के बारे में, ये बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस हम कह सकते हैं उसका होगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी बुक से एक बार रीड तो जरूर करना ही पड़ेगा चैप्टर। वो मैंने क्यों बोला पहले ही, क्योंकि एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा। लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पर जो स्प्रिंग बोला गया है वो किसको बोला गया है? तो बेटा जी यहाँ पर स्प्रिंग बोला गया है चाइल्डहुड को। आपने देखा है बाल मजदूरी बहुत ज्यादा होती है। हम छोटी छोटी चाय की टपरियों पर देखते हैं, छोटे छोटे से बच्चे चाय बेच रहे होते हैं, वहां पर टेबल साफ कर रहे होते हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। यही चाइल्ड लेबर है और क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं उस चीज की तरफ, राइट। अब लॉस्ट स्प्रिंग मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड, और द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ये वाला पार्ट लिया गया है। Sometimes I find a rupee in the garbage. I want to drive a car. दो कहानियां हैं कि कभी कभी ये वाली जो कहानी है, ये जो लड़का है वो कौन है? ये है हमारा साहिब, जो कि एक रैग पिकर है। रैग पिकर एज इन कूड़ा वगैरह जो उठाने के लिए सफाई वाले भैया जो आते हैं, वो साहिब है यहाँ पर, बट छोटी उम्र का है बहुत ज्यादा। ये जो छोटू सा बच्चा आपको दिख रहा है ये है मुकेश, और ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसकी कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी। The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple, joyful moments of childhood because of their socio-economic condition. So यहाँ पर ये जो कहानी है Lost Spring, ये हमें बताएगी deplorable condition as in जो pathetic, miserable condition है इन बच्चों की, इन गरीब बच्चों की, जिनकी समाज में, सोसाइटी में कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। ये माइग्रेंट्स हैं, ये अपनी अपनी जगह जहां पर रहते थे वहां से छोड़ के अब यहाँ पर दिल्ली आकर बस गए हैं। तो दिल्ली के सीमापुरी इलाके की बात यहाँ की गई है। तो आग अगर देखोगे तो स्लम एरिया है वो पूरा, और माइग्रेंट्स वहां रहते हैं और जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा वहां पर चला रहे हैं। उनकी कंडीशन के बारे में बताया, गरीब बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया, जिन्हें हु गेट फोर्स्ड टू मिस द सिंपल जॉयफुल मोमेंट्स, कि यार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो बेचारे बच्चे जबरदस्ती काम में धकेले जाते हैं और अपनी लाइफ के जो जॉयफुल मोमेंट्स है, जो बचपन है, वो नहीं जी पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि जो भी उनकी आर्थिक कंडीशन होती है, पैसा नहीं है, गरीब बहुत ज्यादा है, घर को सपोर्ट करना है, बर्डन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और इसीलिए उन्हें जबरदस्ती काम में जाना पड़ता है। These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. अब इन बच्चों को एजुकेशन तो नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कभी भी गरीब को ऊपर नहीं उठने देते। और उन लोगों का मेंटालिटी ये चलता है कि अगर ये लेबर क्लास ऊपर उठ गई तो लेबर करेगा कौन? ये उनकी मेंटालिटी है। इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटिंग दीज पीपल, राइट। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती स्कूल जाने की, वादे बहुत करते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, देने के नाम पे कुछ नहीं देते, ठीक है। ऐसे ऐसों को तो एंड कंपेल्ड टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली इन लाइफ, और मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जल्दी काम करने के लिए। द ऑथर अनीस जंग स्ट्राइव्स हार्ड टू एडवोकेट एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर थ्रू हर बुक। सो बेसिकली अनीस जंग यहाँ पर कोशिश कर रही हैं थ्रू हर बुक द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड टू थ्रो लाइट बेसिकली ऑन सच पुअर चिल्ड्रन, कि ये जो गरीब बच्चे हैं इनका लाइफ कैसा है, किस तरीके से ये
इस काम में झोंक दिए जाते हैं जो उनकी एज नहीं है करने की। आप जब मुकेश की कहानी पढ़ोगे यू गेट टू नो कि जितनी पथेटिक कंडीशन में दे आर वर्किंग, दे आर वी कैन से हैजार्डस सिचुएशंस फॉर देम, कि वो कंडीशंस बहुत ज्यादा उन बच्चों के लिए जोखिम से भरी हुई हैं, उन्हें उन कंडीशंस में काम नहीं करना चाहिए। तो आप सोचो मजबूरी इतनी ज्यादा है, आप इस कहानी में अभी पढ़ोगे आगे तो मैं तभी बताऊंगी, ठीक है। सो ऑथर अनीस जंग स्ट्राइव्स हार्ड टू एडवोकेट एलिमिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कोशिश कर रही हैं कि जो चाइल्ड लेबर है ये हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से निकल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए अपनी बुक के जरिए, विच नेम्स स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बैकग्राउंड ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग क्या है? पोवर्टी इज कंसिडर्ड अ लेगेसी। पोवर्टी क्या कंसिडर की गई है? एक लेगेसी कंसिडर की गई है। आप कहानी के अंदर देखोगे लोग मानते हैं कि यार हमने, हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पापा जब यही काम करते आए हैं तो हमें भी यही काम करना होगा। और क्योंकि वो लोग हमेशा से एक्सप्लॉइट होते आए हैं तो बच्चे भी बेचारे एक्सप्लॉइट ही हो रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इनको कुछ नहीं सिखाया। परदादा ने अपने बेटे को वही काम सिखाया जो खुद कर रहे थे, खुद ने भी भाई अपने इस तरीके से जो है मतलब पीढ़ी आगे बढ़ती गई, और किसी ने भी किसी को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई और केवल वही काम सिखाया जो उन्हें आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, रोजमर्रा की जिंदगी में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। ये बेसिक प्लॉट है स्टोरी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, जैसे पॉवर्टी इज कंसिडर्ड अ लेगेसी, ये पॉइंट्स आपको आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। क्लियर? रूल नंबर 2, ग्राइंडिंग पॉवर्टी। रूल नंबर 2 एज एन एग्जाम्पल नंबर 2, और वी कैन से की बैकग्राउंड का पॉइंट नंबर 2, grinding poverty in India and exposes the underbelly of India's economic progress. So यहाँ पर क्या किया जा रहा है? grinding poverty. grinding poverty क्या है कि ऐसी गरीबी, ठीक है, जो भाई साहब बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और वो इतनी ज्यादा है कि आप पिस रहे हो उसमें, ठीक है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, केवल आप 2 वक्त का खाने का जुगाड़ कर रहे हो, रोजाना कमाते हो, रोजाना खाते हो, ठीक है। तो वो उसको एक्सपोज कर रही है इंडिया के अंदर, अंडरबेली ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यहां पर देखो एक बात समझना बेटा, कि पोइट यहां पर जो है हमारी अनीस जंग जो है, वो ये स्टोरीज के जरिए बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट हमारे निकाल कर बाहर लाएंगी। बोला ना, अंडरबेली ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अंडरबेली वीकेस्ट पॉइंट हम बोल दें किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी का, तो वो वीकेस्ट पॉइंट बता रहे हैं कि देखो ये हाल है हमारी इंडियन इकोनॉमी का या हमारे देश के बच्चों का या लोगों का। बैकग्राउंड ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर थर्ड चीज है द कैलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू सफरिंग ऑफ द पुअर। बेरहमी कहीं ना कहीं सोसाइटी की एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। और जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी भी बेरहमी, किसके लिए? जो गरीब आदमी है और वो जो झेल रहा है उसके लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त पॉइंट्स है जिन्हें तुम याद कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। अब आते हैं सबसे पहले टाइटल के ऊपर कि टाइटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस एज एन इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल। तो आपने देखा टाइटल इतना मस्त दिया हुआ है, लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग नाम क्यों दिया गया? स्प्रिंग सीजन क्या होता है? नए नए फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, राइट? तो बच्चा जो होता है वो भी छोटू होता है और वो अपनी ग्रोइंग एज में होता है, और प्लांट जो होता है वो भी उस समय अपनी ग्रोइंग एज में होता है। So the title signifies how childhood often compared to spring and marked by fun, frolic and merriment. So fun, frolic, merriment as an enjoyment, कि बचपन हमेशा खुशियों से, चहक से, हंसी मजाक से, खेलने कूदने से, बेपरवाही जो है मानी जाती है बचपन। Is snapped away from the children. कैसे ये छीन लिया जाता है इन बच्चों से। लॉस्ट वर्ड इसीलिए लगाया है स्प्रिंग के आगे। तो स्प्रिंग सिग्निफाई करता है चाइल्डहुड हमेशा से, और लॉस्ट मतलब जो गुम गया हो, खोया हुआ बचपन। प्लॉट रैग पिकिंग इन सीमापुरी एंड बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। 2 कहानियां हैं मैंने आपको बताया। तो रैग पिकिंग जो है सीमापुरी, ये है साहेब की कहानी, और बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद ये है हमारे मुकेश की कहानी। तो मुकेश एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है, और साहिब जो है वो इस तरीके से, आप यहाँ बच्चे देख सकते हैं, वो कूड़ा
उठाते हैं। कैरेक्टर्स, नैरेटर है हमारे अनीस जंग, साहिब आलम, जो साहिब है उसका पूरा नाम है साहिब आलम, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी स्टोरी में पता चलेगा। अ रैग पिकर इन सीमापुरी, सीमापुरी इलाके के अंदर एक रैग पिकर है। अ मैन फ्रॉम उडीपी, द प्रीस्ट एंड हिज सन, और एक और कैरेक्टर मिलेगा, एक आदमी जो उडीपी से है, पंडित और उसका बेटा। उसके बाद हम देखें कैरेक्टर अगर दूसरी वाली कहानी के, बैंगल मेकिंग वाली कहानी के, सो सविता है अ यंग गर्ल एंड अ बैंगल मेकर, एक बूढ़ी औरत है। मुकेश है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। अ बॉय हु वांट्स टू ब्रेक द जिंक्स ऑफ बैंगल मेकिंग, एक ऐसा लड़का जो कहीं ना कहीं जिंक्स एज इन, वैसे जिंक्स बोलते हैं जो हम बोले ना कि कर्स्ड, हम बोल सकते हैं ना कि किसी को हम बोलते हैं कि तू मनूस है, वैसे टाइप। तो इट्स लाइक कि ये जो खराब गलत चीज बैंगल मेकिंग बहुत सालों से चलती आ रही है उनके समाज में, और ये जो मनुष्यत है उसको वो तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है, और वो बेसिकली एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसके लिए वो हार्ड वर्क करने को भी रेडी है। मुकेश की सिस्टर इन लॉ और उसके ब्रदर, मुकेश ग्रैंड मदर एंड फादर, मुकेश फादर, तो ये सारे बंदे आपको दिखेंगे, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर यही वाला है, इनसे रिलेटेड भी चीजें हैं बट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मुकेश से रिलेटेड है, बट इनकी स्टोरीज के जरिए आपको मुकेश की लाइफ की हालत बताई जाएगी, ठीक है। ऑथर्स मीटिंग विद साहिब और रैग पिकर, अब शुरुआत होती है कहानी की, साहिब वाली कहानी की। ऑथर की पहली मुलाकात, अनीस जंग जो है वो यहाँ पर नैरेटर भी है कहानी की। अनीस जंग की पहली मुलाकात साहिब के साथ, मीट साहिब और रैग पिकर हु स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उठकर। वही पॉइंट्स और उन्हीं चीजों को मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर से जो आपको एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। मीट्स साहिब, अब वो मिलती हैं साहिब से। पता है साहिब कौन होते हैं? साहिब अपने 2-3 दोस्तों के साथ रोज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब चिड़ियाएं चहचहाती हैं और उस समय पर जब सब लोग नहीं उठते हैं बेसिकली, उस समय पर साहिब अपने दोस्तों के साथ आता है। उन्हें मॉर्निंग बर्ड्स की तरह बोला गया है कि जैसे सुबह सुबह चिड़िया आती हैं और दोपहर तक गायब हो जाती हैं, साहिब और उसके दोस्त भी वैसे ही थे, वो सुबह सुबह दिखाई देते और दोपहर तक आते आते सब गायब हो जाते थे। अब कई दिनों से वो उन्हें देख रही थी और एक दिन पहली मुलाकात उनकी साहिब के साथ होती है जो कि एक रैग पिकर है जो ढूंढ रहा है, स्क्राउंज करना, ढूंढना फॉर गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर क्या है देखो, किसी एक भूखे इंसान के लिए गोल्ड क्या है? खाना। किसी एक बीमार इंसान के लिए गोल्ड क्या है? दवाई। किसी एक अनपढ़ इंसान के लिए गोल्ड क्या है? अगर उसे एजुकेशन मिलने लग जाए। किसी एक प्यासे इंसान के लिए गोल्ड क्या है? पानी। वैसे ही साहिब के लिए यहां पर गोल्ड क्या है? बहुत सी बार कूड़े के ढेर में साहिब को 10 रुपए का नोट या सिक्का या कभी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज मिल जाती थी जो उनके लिए एक्चुअल में बहुत कीमती है। उसके लिए तो 10 रुपए ही बहुत है। हमें कभी अपनी फटी पुरानी जीन्स में जब 10 रुपए का नोट मिलता था, जब छोटे थे, कमाते नहीं थे, तो कितनी खुशी मिलती थी। वही चीज की बात यहां पर की गई है, राइट। सो स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड, जो ढूंढ रहा है उस कूड़े में गोल्ड, एज इन की कुछ भी छोटी मोटी चीज उन्हें मिल जाए जिसको वो बेच सके। इन द गार्बेज डंप्स, डंप्स मतलब जो ढेर हैं कूड़े के, उनमें। सीमापुरी इन दिल्ली इज होम टू 10,000 रैग पिकर्स। अब जो साहिब है वो दिल्ली में सीमापुरी इलाके में रहता है जहां पर 10,000 तक रैग पिकर्स रहते हैं। मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हु केम हियर इन 1971। ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर 1971 में आए थे। साहिब बिलोंग्स फ्रॉम अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश, और साहिब भी उसी रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करता है। वो भी पहले बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में, और अब यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए हैं। They believe that their transit shacks are a better place than their native villages that provide no food. अब सीमापुरी के अंदर उन लोगों का मानना ये था कि यार, जैसे अनीस जंग एक बार साहिब की माँ तो नहीं बोल सकते, कि सीमापुरी के इलाके में एक बार जाती हैं हमारी अनीस जंग, और वो वहां जाकर कुछ औरतों से ये सवाल करती हैं कि यार तुम्हारा घर इतना बढ़िया खुले एरिया में, बड़े बड़े घास के मैदानों में था, तुम सब लोग वो सब छोड़ के यहाँ पर क्यों आए? तो वो औरतें जवाब देती हैं कि हम ऐसे बड़े बड़े खेत खलियानों का क्या करें जहां पर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बाढ़ की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से अक्सर वहां पर तूफान, बाढ़
ये सब आता रहता था, जिससे उनकी खेती बर्बाद हो जाती थी, घर खराब हो जाते थे और खाने को कुछ नहीं बचता था। तो वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए हैं सीमापुरी के इलाके में। तो वो कह रही हैं कि ये जो ट्रांजिट शैक्स है, ट्रांजिट शैक्स एज इन टेम्पररी, ये जो झोपड़ियां हैं, शैक झोपड़ियां हैं, आर अ बेटर प्लेस, ये ज्यादा बेहतर हैं देन देयर नेटिव विलेजेस, उनके जो गांव थे उनसे, दैट प्रोवाइड नो फूड, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी खाना नहीं था, एज इन कमाई का कोई भी स्रोत या मीन्स नहीं था। Once in a while the children managed to find coins and rupee notes in the garbage heaps. अब बहुत सी बार क्या होता कि कभी कभी बच्चों को कोई सिक्का या नोट गार्बेज के ढेर में मिल जाता, and the author notices how such occasional findings help the children to cling on to hope and life. और सीधा बोला गया कि जो ऑथर है वो नोटिस करती हैं कि कैसे वो ओकेजनल फाइंडिंग, रोज तो नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है, इसीलिए ओकेजनल फाइंडिंग्स, जो चीज मिल जाए तो वो जो कभी कभी उन्हें 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी उन्हें सिक्का या नोट मिल जाता, हेल्प द चिल्ड्रन टू क्लिंग ऑन टू होप एंड लाइफ। वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक उम्मीद जगाए रहता। ठीक है, मान लो किसी दिन आपको मिल गया, आज आपको मिल गया 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का नोट किसी भी गार्बेज के डंप में मिल गया, आप अगले दिन जब आओगे तब भी आप कोशिश करोगे कि आप उसे ढूंढोगे, तो आपके दिमाग में, दिल में हमेशा एक उम्मीद रहेगी और यही चीज आपको बांधे रखती है जिंदगी से। ठीक है, ऑथर एडवाइजेस हिम टू गो टू स्कूल। अब ऑथर जो है ना वो उससे पूछती हैं कि भाई तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते, तो भाई साहिब बोलता है कि अगर स्कूल होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, स्कूल है ही नहीं तो मैं जाऊं कहां से, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग इसी बात पर उससे पूछ लेती हैं कि अगर मान लो, और उन्होंने बहुत अनइंटेंशनली ये क्वेश्चन पूछा था, बट उन्हें पता नहीं था कि ये क्वेश्चन जो है सामने वाले बच्चे के लिए एक उम्मीद जगा देगा। ठीक है, तो वो उससे बोलती है कि अगर मैं कभी स्कूल बनाऊंगी तो तुम स्कूल में आओगे। ये सुनते ही साहिब की आंखें चमक जाती हैं और वो खुश हो जाता है और बोलता है मैं जरूर आऊंगा। उनके इस क्वेश्चन से, जैसे अनीस जंग ने क्वेश्चन पूछा तो अनीस जंग को ये रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत गलत सवाल कर लिया, और उसके दिमाग में, दिल में एक होप जगा दी। अब कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद ही वो दौड़ा 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 आता है अनीस जंग के पास और सवाल करता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। और उस समय अनीस जंग को बहुत गंदा फील होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैंने इससे एक ऐसा खोखला प्रॉमिस कर दिया जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। एंड देन उन्हें ये रियलाइज होता है कि इसकी पूरी जिंदगी तो ऐसे खोखले प्रोमिसेस से भरी हुई है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खोखले प्रोमिसेस इनको करते हैं, इनको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, राइट। तो ऑथर उन्हें एडवाइस करती है स्कूल जाने की, और स्कूल वाला किस्सा ये था। साहिब टेल्स हिम दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। साहिब बोलता है कि कोई स्कूल है नहीं मेरे पड़ोस में, मैं कहाँ जाऊं। Author gives him a hope by promising to open a school in his neighborhood. और ऑथर अनइंटेंशनली उसे वो होप दे देती है कि मैं अगर तेरे पड़ोस में स्कूल खोलूंगी तो तू आएगा। ठीक है, feels embarrassed at having made a promise, और फिर बाद में उन्हें काफी embarrassed फील भी होता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया that she cannot keep, जो वो पूरा नहीं कर सकती। साहिब्स फुल नेम इज साहिब आलम। साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम, which means Lord of Universe. Important part, ये वाला पार्ट भी जो मैंने इस पीपीटी में इंस्टांसेस लिखे हैं, या मैं बोलती हूँ कि जो इवेंट्स लिखे हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैं केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाई हूं, वहीं से उठ के क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलो। So author gives him a hope by promising to open a school in his neighborhood. और ऑथर जो है कहीं ना कहीं उन्हें होप दे देती है, एम्बैरस होता है उन्हें। फिर साहिब का पूरा नाम था साहिब आलम, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जब अनीस जंग को ये बात पता चलती है तो अनीस जंग सोचती हैं कि शायद साहिब को उसकी बात का या उसके नाम का मतलब नहीं पता। अगर किसी दिन उसे अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगा इस बात को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज उसकी रियल कंडीशन अगर हम देखें और उसके नाम का मतलब हम देखें तो दैट्स प्रॉपर आयरनी। सो बट ही इज अ रैग पिकर, हेंस द आयरनी। Ironical that he roams the street with other rag pickers. अब साहिब जो है वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके काफी सारे दोस्त भी थे, और उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और वो पूरी गलियों में घूम रहा है सारा दिन और कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। तो काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हम कह सकते हैं इन दोनों बातों में है।
ये आयरॉनिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑल रैग पिकर्स आर बेयरफुट। अब आयरनी इन साहिब्स नेम वो वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम जानेंगे कि जितने भी रैग पिकर्स हैं वो बेयरफुट होते हैं। ये बात पता है मैंने भी नोटिस की। आपको मैं अभी एक इंसिडेंट बताऊंगी कि कैसे मेरे दिमाग में, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि अनीस जंग ने देखा कि ज्यादातर ये जो लोग होते हैं ये नंगे पैर रहते हैं, और अनीस जंग को ये रियलाइज हुआ कि ये शायद इनका ट्रेडिशन है, ठीक है, क्योंकि अगर इनके पास जूते चप्पल हैं भी तो भी ये नहीं पहनते। और ये ही सवाल अनीस जंग उन सभी बच्चों से भी करती हैं कि यार तुम नंगे पैर क्यों रहती हो। अब मैं आपको मेरी एक कहानी बताती हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर गई और वहां पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसका पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है, मिनी व्लॉग बनाया था मैंने छोटू सा। वहां पे 2 लड़कियां थी, वो आई मेरे पास आके बैठ गई एंड दे वर लाइक हंग्री, तो हमने उनको मतलब कोल्ड कॉफी वगैरह पिलाया, और उनके बलून्स थे, उन्होंने क्या किया अपने सारे बलून्स मुझे दे दिए और आराम से बैठ के वो कॉफी पी रही। तो मेरी नजर उनके पैरों पे गई और मैंने देखा कि वो नंगे पैर हैं, और तुरंत मेरे दिमाग में ये वाला थॉट आया, अनीस जंग वाली बात कि ट्रेडिशन होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि उन्होंने कपड़े वगैरह प्रॉपर पहने हुए थे, चीजें भी थी, सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो वहां पे सामान बेचकर काम चला रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम स्कूल जाते हो, बोले कि नहीं स्कूल है नहीं अभी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, मतलब जैसे मेरी काफी सारी बातें हुई, तो उन बातों के जरिए ही मुझे उनसे पता चला, इंटेंशनली मैंने नहीं पूछा था कुछ भी। फिर मैंने देखा चप्पल नहीं पहनी हुई है, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, यहाँ तो गर्म है। तो वो बोलती कि अच्छी नहीं लगती चप्पल, मजा नहीं आता चप्पल पहनने में। मैंने कहा चप्पल है, बोलती हाँ है, चप्पल तो है। मैंने कहा फिर, बोले अच्छा नहीं लगता चप्पल पहनना। तो ये हो सकता है कि वो बचपन से ही एक होता है ना आदत। अब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मुझे भी चप्पल पहनना पसंद नहीं है, मेरे पास चप्पल है ही नहीं, मैं जूते ही पहनती हूँ। अगर मुझे घर में चप्पल यूज करनी है मैं अपने हस्बैंड की यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से आदत ही नहीं है चप्पल पहनने की, ठीक है। तो वो हो सकता है क्योंकि उन लोगों के में ये ट्रेडिशन ये है, जैसे मम्मी पापा भी ऐसे ही रह रहे हैं, ठीक है, बच्चे भी सारा दिन ऐसे ही नंगे पैर कहीं भी घूम रहे हैं, तो वो आदत ही नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं लगती उस चीज की। सो ये एक ट्रेडिशन है वो कहती हैं, ठीक है, इन लोगों का। लीड अ पुअर एंड मिजरेबल लाइफ, और वो एक बहुत गरीब और दयनीय जिंदगी जीता है। ऑथर ऑब्जर्व्स दैट बीइंग बेयरफुट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन पॉवर्टी स्ट्राइकन इंडिया, की नंगे पैर रहना इस पॉवर्टी स्ट्राइकन इंडिया के अंदर, मतलब पॉवर्टी से पीड़ित भारत के अंदर एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना। पास्ट एंड फ्यूचर देखना, रिमेंबर्स अ प्रीस्ट, अब उन्हें एक कहानी याद आती है एक प्रीस्ट की। प्रीस्ट का जो बेटा था वो नंगे पैर था एक टाउन से नेम्ड उडीपी, उडीपी नाम की जगह थी, 30 years ago, 30 साल पहले। लॉन्ग्ड फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और उसे जूतों का एक जोड़ा चाहिए था। प्रेजेंट डे प्रीस्ट्स सन इज ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म एंड वियर सॉक्स एंड शूज, और अब वो अभी 30 साल बाद जब वहां गई तो वो देखते हैं कि प्रीस्ट के बेटे ने प्रॉपर जूते वगैरह पहने हुए हैं। तो वो कह रही है कि इन लोगों में वो एक ट्रेडिशन है बट दूसरे वाले में नहीं है शायद। जैसे प्रीस्ट का बेटा तो अब फाइनली अच्छे से ड्रेस किया हुआ था, जूते पहना हुआ था, जुराब पहना हुआ था, राइट। सो पास्ट की बात और फ्यूचर की बात वो बता रही है। बट मेनी स्टिल लाइक अदर रैग पिकर्स रिमेन शूलेस, लेकिन अभी जब उनके पास जूते नहीं थे वो चाहता था उसके पास जूते, और जब उसके पास जूते हैं तो वो पहन रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रही है पर बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे हैं जो अभी भी शूलेस रहना ही पसंद करते हैं। मोस्ट रिफ्यूजीज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, अब ज्यादातर रिफ्यूजीज 1971 में बांग्लादेश से यहाँ सीमापुरी रहने के लिए आ गए। ड्वेल इन सीमापुरी, ड्वेल मतलब रहने लगे सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, पेरिफेरी एज एन आउटस्कर्ट्स, दिल्ली से बिल्कुल दूर। ये जो लाइन है ये भी एक हमें बात बताती है। क्या बात बताती है, क्यों बोला पेरिफेरी ऑफ दिल्ली? तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, जो फैसिलिटीज है लोगों के पास, वो इन लोगों के पास नहीं जो दिल्ली के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इलाका दिल्ली में नहीं आता बट दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। तो ऑब्वियसली दिल्ली में जो फैसिलिटीज हैं वो इन लोगों के पास नहीं है। देयर ड्वेलिंग, अब वो कहाँ रहते हैं, घर का देखना। A structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water। कहने का मतलब मिट्टी के घर हैं, टिन और टैपलिन की छतें हैं, सीवेज ड्रेनेज कुछ भी नहीं है, पानी ऐसे ही गंदगी में बह रहा है चारों तरफ। Lived here without an identity, but with ration cards that enable them to buy grain। अब वो यहाँ रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल राशन कार्ड्स हैं
जिसके दम पर उन्हें अनाज जो है वो मिल जाता है बहुत सस्ते रेट पर। ठीक है, फूड मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। अब वही चीज आई है कि इन लोगों के लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स को बेटा याद कर लेना, एक एक चीज याद होनी चाहिए तुम्हें। तो वो यहाँ पर आकर ये बोलते हैं कि यार हमें आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं, हमें खाना चाहिए, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आइडेंटिटी का करेंगे क्या, राइट। सो गार्बेज टू देम इज गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं इस वाले पार्ट से, कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड कैसे है। सबसे पहली बात, यहाँ पर बहुत एग्जैजरेट किया हुआ है, गार्बेज को यहाँ पर गोल्ड बोला हुआ है। कहने का मतलब कूड़े को जब आप गोल्ड बोल रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो आपने चीजों को बहुत 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 एग्जैजरेट कर दिया है। क्यों एग्जैजरेट किया है? उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि प्यासे के लिए पानी सोने जैसा है, मतलब वैल्यूएबल है, कीमती है, जैसे हमारे लिए सोना वैल्यूएबल है, तो ये कंपैरिजन है। वैसे ही इन लोगों के लिए ये कूड़ा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसी कूड़े में से सामान ढूंढ ढूंढ कर उसे साफ कर कर वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, राइट। यस, अ चांस रुपी और अ कॉइन इन गार्बेज sustains their hope and they keep scrounging in the hope of finding more। तो कभी उन्हें कोई रुपी मिल गया, कॉइन मिल गया गार्बेज के अंदर, sustains their hope, वो उनकी उम्मीद को बरकरार रखता है, and they keep scrounging, और वो खोजते रहते हैं in the hope of finding more, इस आशा में कि शायद उनको कुछ और भी मिल जाए। अगर आपको एक जेब में कभी पुरानी में 10 रुपए मिल गए, तो बाकी की तीनों जेब ढूंढते हो या नहीं ढूंढते हो? ढूंढते हो ना, बस वही बताया गया है। सो साहिब्स yearnings, साहिब क्या क्या चाहता था, उसकी ड्रीम्स क्या थी, इच्छाएं क्या थी। yearns to play tennis। अब साहिब जो है उसको टेनिस काफी ज्यादा पसंद था, और वहां पर एक टेनिस क्लब था जिसके गेट पे वो खड़ा रहता था और दूर से टेनिस खेलते हुए लोगों को देखता था। वो बताता है कि बहुत सी बार गार्ड जो है वो उसको क्लब के अंदर भी जाने देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गार्ड है वो भी एक पॉवर्टी स्ट्राइकन ही है। वो कहीं ना कहीं इस बच्चे का दुख समझता है, इसकी आशाओं को समझता है, इसके सपनों को समझता है। उसकी अच्छाई दिखाई गई है कि वो कभी कभी पीछे से इसको अंदर जाने देता है और वहां पर झूले वूले झूलने देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, आपको नहीं बताएगा कोई भी, इन पर ध्यान देना है आपको। जैसे गार्ड की एक क्वालिटी हमें इससे पता चली, ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद वो भी उसी तबके का है जिसका वो है साहिब, और वो जानता है उसको इसमें कितनी खुशी मिलेगी, राइट। और साहिब ने जूते पहने हुए हैं, टेनिस शूज ही हैं, लेकिन उन टेनिस के जूतों में एक छेद हो रखा है। वो जूते किसी और अमीर बच्चे के रहे होंगे जिसने वो छोड़ दिए, और वो हो सकता है उसके लिए काम के नहीं थे, पर साहिब के लिए वो बहुत कीमती थे, राइट। बट द गेम इज आउट ऑफ हिज रीच। अब जो उसकी इच्छा है कि वो टेनिस खेले, जूते पहने, पर जो गेम है वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। गेट्स अ जॉब इन अ टी स्टॉल, अर्न्स ₹800 पर मंथ। सो साहिब फाइनली हम बोलें एक दिन अनीस जंग साहिब को देखते हैं कि उसने एक कैनिस्टर हाथ में लिया हुआ है और वो एक डेयरी पर काम करने लगा, एक टी स्टॉल पर एक्चुअली काम करने लगा है, जहां उसे ₹800 पर मंथ मिलता है, प्लस उसे खाना मिलता है। तो वो जो एक पहले जब वो रैग पिकिंग करता था तो वो एक आजाद पंछी की तरह था, अपनी मर्जी का मालिक था, हिज ओन मास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की। लेकिन अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, मतलब अपनी मर्जी का मालिक अब वो नहीं रहा था, अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था। उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन और प्रेशर आ चुका था, और वो भी इतनी छोटी सी एज में। सो गेट्स अ जॉब इन अ टी स्टॉल, अर्न्स ₹800 पर मंथ, meets the author while fetching milk in a steel canister for his employer। तो वो दूध लेकर आ रहा होता है, उस समय मिलता है अनीस जंग से, एंड अनीस जंग कहती हैं कि मैं, वो बताता है कि देखो मैं वहां काम करता हूँ और मुझे ₹800 मिलते हैं, दिन में 2 बार खाना भी मिलता है। तब अनीस जंग को ये रियलाइज होता है कि इसके चेहरे से वो केयरफ्री, एक बच्चे के चेहरे पे जो केयरफ्री लुक होता है ना, बोला ये जो लुक था वो इसके चेहरे से खत्म हो चुका है। स्टील कैनिस्टर अपीयर्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। यहाँ पर बहुत ही एक डीप बात की गई है कि पहले वो जो टांगता था कूड़ा वो शायद ज्यादा भारी होता था इससे, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये ज्यादा हैवी है उस बैग से। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था वो
ही वॉज हिज ओन मास्टर, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा था, वो केयर फ्री था, वो जो मन चाहता था वो करता था, गलियों में राजा की तरह घूमता था टाइप्स। उस समय उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब शायद वो चाय की केटली उसको ज्यादा भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। तो एग्जाम में ऐसे ही चीजें लिखनी होती हैं आपको। ओके, सो अपीयर्स बर्डन्ड एंड अनहैप्पी, वो बहुत ज्यादा बर्डन्ड और अनहैप्पी दिखाई दे रहा था। नो लॉन्गर अ मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, इंपॉर्टेंट लाइन, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। एन एम्प्लॉय विद नो फ्रीडम, एक ऐसा कर्मचारी जिसके पास कोई भी आजादी नहीं थी। और ये यहाँ पर ही आपकी कहानी खत्म हो जाती है। अगली कहानी होगी मुकेश के ऊपर, वो हम करेंगे अगली क्लास में। सो आई विश एंड आई होप आपको क्लास जो है वो काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नहीं आया, एक बार वापस से वीडियो को देखो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।